हाँ फरजीन, मेरा ख्याल है कि पहले तो हमारे सियासतदान खाइफ रहते थे कि वो सियासत करते हैं, जो आगे निकल जाता है उसे एहतसाब का या परेशानियों का मामला होता है। और बाद सियासतदानों को तो ये कहना था कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो खुदकशी के मुतरादिफ है। देखो, हम डॉक्टर कदीर की ज़िंदगी को देखते हैं कि डॉक्टर कदीर की ज़िंदगी भी तो मुश्किल और कठिन मरलों से गुजरी है। तो क्या सियासतदानों की तरह साइंसदान बनना या कोई किसी अहम मुद्दे पर जाना, क्या उसके लिए खतरात ही होते हैं? ये क्यों है ऐसा ये सिस्टम हमारे यहाँ पर? सबसे पहले तो मलिक साहब, अगर हम मजमूई तौर पे सूरत हाल को एनालाइज करें कि ये जो डॉक्टर कदीर खान वाला मामला है ये है क्या, तो इससे मजमूई तौर पे यही नतीजा निकलता है कि चाहे वो सियासतदान है चाहे वो साइंसदान है, कोई भी ऐसा बंदा जो इस मुल्क के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहा है, अपना खून पसीना बहा के इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अफादियत के लिए कुछ कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो इसी पछतावे में होता है कि मैंने इस मुल्क के साथ इस मुल्क की भलाई क्यों की। अगर हम डॉक्टर कदीर खान के बारे में बात करें तो मुशर्रफ दौर में जैसा कि आपको पता होगा कि किस किस्म की ज्यादतियां उनके साथ की गई हैं। उन्हें कहा गया कि उन्होंने एटमी ताकत जो है वो एटमी ताकत का कोई फार्मूला ईरान को बताया है। इस बारे में उनको मंजर आम पे लाया गया और उनसे इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि वो अवाम से उस चीज़ की माफ़ी मांगे। अब अगर हम इस वाक़े की भी बात करें तो एक ऐसा अजीम इंसान जो इस मुल्क के लिए इतना कर रहा है कि वो इस मुल्क को फ़ख्र से कह रहा है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरे इंडिया को तबाह कर सकता हूँ, तो हम उस बंदे की इतनी इज्जत भी नहीं कर सकते कि हम अपनी आवाम के सामने उसकी शान में 2 लफ्ज़ इज्जत के बोल दें। फिर उसके बाद उनको अमेरिका भेजने की साजिश की गई, लेकिन उसमें भी वो अगर नहीं जा सके वहाँ पे, अब ये अल्लाह भला करे ज़फ़रुल्लाह साहब का, जिनकी वजह से वो पाकिस्तान भी रह गए। फिर कभी उनको नज़रबंद कर दिया गया, कभी उनको उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया गया। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो इस मुल्क ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। और मैं देख रही थी रिसेंट इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने इस चीज़ का खुलेआम इजहार किया कि मुझे इस ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पछतावा है, और वो ये है कि मैंने इस मुल्क के लिए कोई काम क्यों किया, मैंने इस मुल्क को एटमी ताकत ही क्यों दी, और आइंदा मैं कभी भी इस मुल्क को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कदर ही नहीं की जाती किसी इंसान की। कितनी दुख की बात है कि एक अजीम इंसान जिसे हीरो होता है, उसका इंडिया के साइंसदान का आप देखें, उसको कितनी पजीराई मिल रही है, कितनी इज्जत मिल रही है। और हम सर किस्म की कौम या क्या, हम कौम है सही, हमें कौम कहलाने का हक है कि हम खुद को कौम कहला लें। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हम सर अपनों की कदर नहीं करते, जो हमारे लिए कुछ करते हैं हम उनकी कदर नहीं करते। हम अपने करीबी रिश्तेदारों की, अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल देखें तो हम अपनों से यही सीखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने उनके लिए नहीं कुछ करना। अगर वो हमारे लिए कुछ कर भी लेते हैं तो हम यहाँ पर लेग पुलिंग आम है, एक दूसरे का खींचातानी करते हैं। अब वो इतना बड़ा अजीम इंसान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं करके गए, हम यहाँ पर उसके लिए सिर्फ हमारी गवर्नमेंट क्या कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी नज़रबंद कर देते हैं। कभी उसके रिश्तेदार वही जो आप पहले बात कर रहे थे, उसको उसके रिश्तेदारों से मिलनी, इवन के ईद के मौक़ों पर मैंने उसके 1-2 इंटरव्यूज़ में देखा कि ईद के मौक़ों पर वो बेचारा कहता है कि मैं टेंट लगाकर बाहर, हालांकि वो बहुत सही इंसान थे जैसे कि हम उनके बारे में जानते हैं, वो कहते हैं मुझे इतना नहीं इन्होंने फैसिलिटी दी कि मैं अपने रिश्तेदारों को मिल सकूँ, उनको कोई तोहफे तहफ़ दे सकूँ। वो ईद के त्योहारों पे भी टेंट लगाकर गरीब लोगों को देखे वहाँ पे वो बांट रहे हैं। ये नहीं कर सके कि वो किसी रिश्तेदार को मिल सके, जा आ सके। अगर उनका कंपैरिजन किया जाए इंडियन ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ, तो वो अपने साइंटिस्ट को आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं और तजर्बात करने के लिए और अपनी मुल्क की पावर को स्ट्रांग करने के लिए, मिलिट्री पावर। हमारे यहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ ये जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि ईरान के साथ उन्होंने ये पता नहीं ये ट्रूथ है कि ये फॉल्स है ये बात, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये फार्मूला उनको दिया है। उनको इस लेवल तक आके उनको डिग्रेड किया जाता है कि वो बेचारा अपने आखिरी जो अल्फाज हैं उसके, वो इस कौम के लिए एक बहुत दुख भरे अल्फाज है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने इस कौम के लिए कुछ किया। और हम जीते जी किसी बंदे की कदर नहीं करते।
जब वो जिंदा था उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा, किसी के कोई टॉक शो नहीं। और आज आप देख लें हर एक टॉक शो, हर एक जगह पे उसकी बात की जा रही है, हर बंदा उसकी बात कर रहा है। जिंदा था तो उसके बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं की। क्यों नजर बंद कर रहे हो यार आप उस इंसान को? तो आज वो अगर चला गया तो उसको मोहसिन पाकिस्तान के खिताबात दे के वो वही वाली बात आ जाती है, जिंदा रहने वाले इंसान की कोई कदर नहीं, और जब वो मर जाता तो उसको आवाज़ें दे के पुकारते हैं। यानी मरे जो मुंह में मक्खन आना मक्खन लाने निकाल, मक्खन खाता मर गया है बिल्कुल यही बात है ना। वही पंजाबी में कहता ना कि जींदियां नूं डांगा ते मोया नूं बांगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਏ ਨੂੰ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਗਿਆ कि कोई ये आज भी अख चुक के नहीं देखता है, तो ना कोई आने वाली समय असल में ये बात है कि हम हैं ही गुलाम कौम। बेशक खाम खा नारे लगाते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है। आज़ाद तो हमें ही नहीं है। हमें जो डिक्टेशन मिलती है अमेरिका से, हम उसके मुताबिक ही सारे काम कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान भी यही कुछ करते हैं कि वहाँ से आर्डर आ जाते हैं कि डॉक्टर कदीर हमको चाहिए तो हम उसे वो दे देते हैं। हम ताबेदारी करते हैं कि अपनी हुकूमत बची रहे। अगर आफिया सिद्दीकी के बारे में कहता है कि आफिया सिद्दीकी हमारे वादे कर दो, हम वो दे दो। और कभी वो ड्रोन हमलों की इजाज़त मांगता है। इजाज़त क्या? वो कहता है मैंने ड्रोन हमले करने हैं यार, और हम लेट जाते हैं। इजाज़त तो उनसे मांगी जाती है जो बराबर की सतह पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसे ड्रोन हमलों से हमने कितने यहाँ के मुसलमान शहीद करा दिए, कई मर गए, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। और हमारा आलम तो ये था कि वो असामा के लिए कहाँ आके हमला करके इस्लामाबाद के इलाके में यानी नजदीक तरीन वो चला गया और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं मुशर्रफ साहब का ये आगे हमारी सारी इंटेलिजेंस के मुंह पे तमाचा मार के गया हमारा, ठीक है। ये आलम है हमारा। हम कौन कहाँ से जिंदा मतलब आज़ाद कौम हो गए? तो ये गुलामी जो है ना, जानवरों में आप देख लें, वहां भी एक जानवर भेड़िया बताते हैं कि ऐसा है कि वो गुलामी कबूल ही नहीं करता। बेशक ऐसे ही वो भूख हड़ताल कर देता है, भूख हड़ताल के बदले मर जाता है। वो पिंजरे में नहीं जाता, वो चिड़ियाघर में जाना पसंद नहीं करता, मर जाना पसंद कर देता। तो बात ये आज़ादी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, और हमें अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए अगर कोई बंदा काम करता है तो कम से कम हमें ये सोचना चाहिए, अपने मौसमों का तो कम से कम यह ख्याल रखें। यहाँ पर तो ये भी कोई नहीं, कौन हमारे लिए काम करेगा अगर ये सूरत हाल हमारी रहती है? वो कौम तबाह हो जाती है सर, जो अपने मोहसिनों को ही भूल जाती है, जो अपने क्रिएटर्स को, अपने मेकर्स को भूल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ। सारी ज़िंदगी हम उस इंसान के पीछे, कभी किसी ने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, कभी उसके बनाए हुए फार्मूलाज के ऊपर उसके स्टूडेंट्स को नहीं इन्होंने कभी कैच किया। तो तरस के मरा है, तरस के बिल्कुल। क्या क्या पाबंदियां उस पर हमने नहीं लगाई, ठीक है। वो मर तो उसी वक्त गया था मुशर्रफ दौर में बेचारा, उसी वक्त मर गया था जब उसको पता चला कि मुझे अमेरिका के हवाले किया जाएगा। वो ज़हनी तौर पे तो कैंसर का मरीज उसी चीज़ों से हो जाते हैं ना, कि जब एक बंदे के जेल पे ये बोझ बर्डन बन जाता है तो मुझे ये आफिया की तरह का अमेरिका के हवाले कर देंगे। तो वहाँ जो अंजाम होना है उसका तो पहले भी सबको पता है ना, वहाँ के अंजाम होना। तो वो तो बंदा तो वैसे मर जाता है अपनी मतलब इस साल में। चलो मुल्क की गुलामी, जेल कैद, इसमें तो कोई ना कोई उसकी सुनवाई कहीं ना कहीं हो जाती है कि कोई ना कोई इंसान बैठा होगा जो उसे इंसाफ देगा। तो जब अमेरिका के पास चले जाओगे, उसकी जेल में जाओगे, तो वो मुसलमान के लिए कहाँ रिलीफ देगा? बिल्कुल। अगर देता होता, फैसले करते होते तो आफिया के लिए भी हो जाते ना। वहाँ तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो सिर्फ इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों पर चलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहमत करे और हर इंसान को, हर हुक्मरान को अल्लाह ताला हदायत दे कि वो मुल्की मफाद और कौम के मफाद में फैसले करें, और हमारी जो है वो एक शनाख्त, वो एक बासूल लोगों में हो सके।